के विजेता की उपाधि बेटी भारत की तरफ लाई। कई टीमों को धोया संग ना सोड़ा सरफ लाई। बड़ी छोटी दिवाली के बाद आई फिर से दिवाली। बड़ी छोटी दिवाली के बाद आई फिर से दिवाली। जो बेटी चाय कप लाती थी वो अब वर्ल्ड कप लाई। जिंदाबाद जिंदाबाद जो बेटी चाय कप लाती थी अब वो वर्ल्ड कप लाई। कुछ लोगों ने भगवे को गाली देने की आदत डाली है, कुछ लोगों ने तुष्टीकरण भरी सियासत पाली है, कुछ लोगों ने भगवे को भगवा आतंक बताया है, कुछ लोगों ने भगवे को जिहादी डंक बताया है। भगवा भगवा त्याग समर्पण है, भगवा शौर्य वीरता है। रग रग माटी में मिल जाए भगवा वही धीरता है। भगवा भगवा चंद सियासी भांडों का ढोलक चंग नहीं हो सकता है। दुनिया में भगवा आतंकी रंग नहीं हो सकता। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी जो कंपटीशन का ज़माना है, जो बाबाओं में कंपटीशन चल रहा है, खास करके जो कथाओं में कंपटीशन चल रहा है, क्या आपको लगता है कि इस कंपटीशन के ज़माने में जो नवयुवक है उनके लिए कोई जगह है? एक बार नहीं 100 बार लिखूंगा, कलम कर्म अधिकार लिखूंगा। जो खेलेगा देश धर्म जज्बातों से उसे बार बार गद्दार लिखूंगा। क्या बात उसे है। बार बार गद्दार लिखूंगा। जिंदाबाद। उसे बार बार गद्दार लिखूंगा। तो राजगढ़ की धरती पर आज कवियों का मेला है और इसी मेले के बीच में हम अलग अलग कवियों से बात कर रहे हैं। हमारे बीच में जो कवि है वाकई में उनको स्क्रीन पर देख करके थोड़ा सा हंसी भी आती है, रियल में देखकर भी थोड़ा सा लगता है कि नहीं हंसी के फव्वारे अभी छोड़ देंगे। हम प्यार से आपको रंगीला जी बोलते हैं। आप मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? आपका पूरा नाम क्या है? सबसे पहले तो मेरा नाम है कुलदीप रंगीला और मैं अपना परिचय बताने के बजाय अपनी पंक्तियों में देना अरे क्या बात ज़्यादा है, उचित समझता हूँ। क्या बात है। तो कुलदीप रंगीला नाम है, पता है एकदम फिक्स। हाँ जवाहर नगर देवास LIG 130। LIG 130। मैं मध्य प्रदेश का वासी, जाति का हूँ राजपूत और मिथुने राशि। क्या बात है। कहे दास कुलदीप मैं नहीं बनूं बलवान, मैं चाहूं तो केवल सबके होठों पर मुस्कान। क्या बात है। मैं चाहूं तो केवल सबके होठों पर मुस्कान। रंगीला जी, मतलब कभी कभी ऐसा हुआ है कि कोई सीरियस टाइप का नेता आपके सामने बैठा हो हाँ और आप उनके खिलाफ पढ़ रहे हो, हाँ। तो भी वो हंसे हो? देखिए, कविता जो होती है, कविता है हास्य, मतलब कविता के तो कई स्वरूप होते हैं, 9 रस होते हैं। कविता में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो कही गई है वो महत्वपूर्ण नहीं है, जो छुपी हुई है वो महत्वपूर्ण है। मतलब अगर सामने कोई नेता बैठा हम उसके खिलाफ भी बोल रहे हैं तो हम बात इशारों में करते हैं। इशारे का नाम ही कविता है। तो उसमें डायरेक्ट कभी भी नहीं होना, डायरेक्ट का तो संभव ही नहीं है कि अगर डायरेक्ट हम कह रहे हैं तो वो कविता थोड़ी ना हुई, वो तो फिर ताने हो गए। ताने हो गए। कि कितने छोटे से गांव से निकल कर आए आप, क्या आपका संघर्ष रहा है? जी, मैं माँ चामुंडा की नगरी देवास से निकला हूँ। और शुरू से क्या होता है कि दुनिया में डॉक्टर बनाने के लिए यूनिवर्सिटी है, इंजीनियर बनाने के लिए यूनिवर्सिटी है, मगर कवि जो होते हैं ना वो प्राकृतिक होते हैं। आपको कवियों के लिए कहीं कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। तो बस प्राकृतिक कुछ कीटाणु जो है बचपन से थे कवियों को सुनना, कवियों को पढ़ना, तो उससे जो है साहित्य के प्रति मेरी लालसा जागी। और धीरे धीरे फिर क्या है कि कुछ संगी साथी मिले, उनके द्वारा कुछ मंच प्राप्त हुए और इसी प्रकार माँ सरस्वती की कृपा से हमारा काव्य का सफ़र प्रारंभ हुआ। एक आखिरी सवाल है, कुछ आपका कुछ फेवरेट व्यंग्य हो तो हमारे दर्शकों को सुनाइए आप। देखिए, मैं 4 पंक्ति अभी हमारी भारत की बेटी वर्ल्ड कप लेकर आई है। हाँ बिल्कुल, मैं ताजा हाँ, एक ऐसा आपको एक 4 पंक्ति ऐसी देता हूँ बिल्कुल त्वरित मुद्दे पर। अभी परसों के दिन की घटना है कि विजेता की उपाधि बेटी भारत की तरफ लाई। कई टीमों को धोया संग ना सोड़ा सरफ लाई। बड़ी छोटी दिवाली के बाद आई फिर से दिवाली। बड़ी छोटी दिवाली के बाद आई फिर से दिवाली। जो बेटी चाय कप लाती थी वो अब वर्ल्ड कप लाई। जिंदाबाद जिंदाबाद जो बेटी चाय कप लाती थी अब वो वर्ल्ड कप लाई। हमारे लिए, हमारे देश के लिए इससे, अरे जिंदाबाद, क्या बात है। इससे बड़ी हमारे देश के लिए गौरव की बात नहीं हो सकती है। लव यू सर, आपका समय हो रहा है। धन्यवाद। आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं और कामना करता हूं ईश्वर से कि सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।
धन्यवाद। अरे सर, हम यही कामना करते हैं कि आप हंसाते रहें, मुस्कुराते रहें लोगों को हम जैसे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत जी, जी, शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे बगल में जो बैठे हैं किसी परिचय का मोहताज नहीं है, राकेश जी दांगी राष्ट्रीय कवि हैं और ओज में पढ़ते हैं। वैसे इनका रस मुझे कभी कभी समझ में भी नहीं आता है तो राकेश जी, बड़ी फॉर्मल बात होगी, 5-10 मिनट हम बात करेंगे, लेकिन आप राजगढ़ की धरती पर आए हैं तो बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। एक पुराना रिश्ता है इनसे। जब हम स्टूडेंट थे तो अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज में पहली बार एक पीली बुशर्ट पहन कर आ गए थे, जैसे ये पीला कुर्ता पहने हैं। हम भी पीली बुशर्ट पहने थे उस समय और लाल कलर की जैकेट पहने थे और एनएसएस के कार्यक्रम को ये संबोधित कर रहे थे। तभी से इनसे एक लगा हुआ कि नहीं, एक आइडियल होना चाहिए। उन आइडियल्स में से एक आइडियल राकेश जी भी हैं। राकेश जी, कई सारी बातें हैं, कई सारे सवाल हैं मेरे। उसमें से पहला सवाल यही है कि आप ओज रस के कवि हैं, हास्य रस के कवि हैं, किस रस की कवि हैं आप? कृष्णा जी, आप जानते हैं, लगभग मुझे लगता है 9-10 साल पहले आप मिले थे, जब लगभग आपका भी प्रारंभिक दौर था और उस समय हमारी जब मुलाकात हुई थी तो उस समय से ही मेरा देश से प्रेम है और मैं वीर रस ही लिखता हूँ, देशभक्ति की कविताएं लिखता हूँ और देश से प्रेम है। तो लगभग 20-25 वर्ष इस क्षेत्र में हुआ है, लेकिन समय समय के अनुसार जब देश की स्थितियां बदली, लेकिन हमने हमारा कविताओं का स्वरूप जरूर बदला है, लेकिन कविताओं का जो ध्येय था राष्ट्र प्रेम, जन कल्याण, उस भाव को अभी तक नहीं बदला। वही मेरा स्नेह रहा और उसी क्षेत्र में मैं वीर रस की कविताएं लिखता हूँ। नहीं, बिल्कुल वीर रस की कविताएं, लेकिन हमें कभी कभी आप है ना हंसी भी छुटवा दिया करते थे, कभी कभी आप गुदगुदा भी दिया करते थे। तो उस लहजे से मैंने पूछा कि हास्य रस या वीर रस, तो आपने जवाब दिया कि बिल्कुल वीर रस। जैसे जैसे समय बदलता गया, समझ में आया कि हमको कुछ एक रस को चुनना पड़ेगा, तो मैंने वीर रस को चुना। कुछ एक 4 पंक्तियां हो जाए आपकी। आप बताएं, राम मंदिर पे सुनना है या देश पे सुनना है, किसी पर भी सुना दो आप, तो आपकी इच्छा है। जैसा वातावरण अभी देश भर में चल रहा है और मैं जैनी विश्वविद्यालय में भी कविता पाठ करके आया हूँ, तो मैं पहले मेरी विधा की 4 पंक्ति आपको सुनाता बिल्कुल हूँ। इरशाद, बिल्कुल। एक बार नहीं 100 बार लिखूंगा, हाँ, चूंकि कवि हूँ। एक बार नहीं 100 बार लिखूंगा, कलम कर्म अधिकार लिखूंगा, जो खेलेगा देश धर्म जज्बातों से उसे बार बार गद्दार लिखूंगा। क्या बात उसे है। बार बार गद्दार लिखूंगा, जिंदाबाद। उसे बार बार गद्दार लिखूंगा। क्या बात है। अभी मेरा एक दिल का ये सवाल है आपसे, थोड़ा सा एक कठिन सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो कवि सम्मेलन होते हैं, ये जो मंच में कवि लोग पढ़ते हैं, हम अधिकतर देखते हैं कि ये भाजपा की तरफ झुकते हुए नजर आते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि एक कवि का धर्म होना चाहिए है कि वो बैलेंसिंग रहे? एक कवि का धर्म होना चाहिए कि वो कभी भी किसी भी पक्ष में ना झुके, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है और आप भी देखते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी मतलब राष्ट्रीय हित की पार्टी, और उस तरीके से तालियां भी बटोरते हैं, उस तरीके से मंच भी पढ़ते हैं। तो राकेश जी, आप बताइए ईमानदारी से कि क्या ये गलत बात नहीं है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। बिल्कुल। सामान्यतः ऐसा होता है कि कलाकारों से लेकर औद्योगिक क्षेत्र में या देश में कोई भी विधा होती है, जब सरकारें रहती तो सरकारों के पक्ष में सभी आ जाते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि कोई राजनीतिक क्षेत्र में भी रहे, लेकिन जन कल्याण के भाव अगर है और समाज उत्थान का कार्य कोई सरकारें करती है या कोई दल करता है, तो मुझे लगता है उसका गान करना चाहिए। नहीं, और हम लोग कांग्रेस के पक्ष में तो हमने आज तक नहीं सुना कुछ भी ऐसा। नहीं, देश के कई कवि हैं, जब उनकी सत्ता में भी उनके गुणगान किया करते थे, और सरकार की कमियों को उजागर करना ये कवि का धर्म है। नहीं राकेश जी, बात यही है ना कि सरकारों की कमियां उजागर करना कवि का धर्म है, एक पत्रकार का धर्म है। हम सरकार की गोदी में बैठकर उनका गुणगान क्यों कर रहे हैं? ये सबसे बड़ी या दुख की बात नहीं है आपके हिसाब से? मुझे लगता है कि आप उस स्वरूप में आ गए कि नहीं, स्वरूप में मैं नहीं आता हूँ, मैं तो आपसे सीधा सवाल कर रहा हूँ। आप तो मेरे गुरु समान रहे हैं। जो भी है आप बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दीजिए उसका। बहुत अच्छा सवाल है आपका। सामान्यतः क्या होता है, प्रतिशत अगर हम निकालेंगे
तो 100% में से 80% लोग सत्ताओं के साथ में सम्मिलित हो जाते हैं। बिल्कुल। 20% जो बचता है वो मुझे लगता है कि सत्ता से दूर जन कल्याण के भाव, समाज उत्थान का जहाँ काम हो उसका गान करते हैं। तो मैं मेरी तुलना करूँगा तो मैं वो 20% में हूँ। कई बार नहीं, आपको बैलेंसिंग देखा है हमने, ऐसा नहीं है। जहाँ सरकारें गलत करेगी तो मैं उसके खिलाफ बोलता भी हूँ, और मुझे लगता है कि आज के कवि सम्मेलन में भी आज को कविताओं में वो दिखेगा आपको। क्या बात है। लेकिन मुझे लगता है कि 2014 से लेकर जो अभी 24-25 तक कार्य हुए हैं, वर्तमान सरकार ने जो मुद्दे थे और देश के लिए जो करना चाहिए था, मुझे लगता है वो कम से कम 60-70% लगभग उस स्थिति में ठीक कार्य किए हैं। अपने जो मुद्दे थे उन मुद्दों पे काम किया है। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप जिस क्षेत्र से आए हैं वो कितना छोटा क्षेत्र है, और जिस स्तर पर आपने अपनी पहचान बनाई है कितना समय लगा उसमें? क्या बात है, बहुत अच्छा प्रश्न किया। जब हम बच्चे थे तो मुझे लगता है राष्ट्र प्रेम स्टार्टिंग से ही था, और मैं बाल्यकाल से संघ का स्वयंसेवक हूँ। तो हमारे क्षेत्र में शालिग्राम जी तोमर वो क्षेत्रीय संगठन मंत्री रहे, विद्यार्थी परिषद में संघ के प्रचारक रहे। कई बार हम जब उनके पास मिलने जाते थे तो देश के प्रतिष्ठित बड़े नेताओं से मिलने आते थे, तो कई बार ये लगता था कि ये इस अवस्था में वो अस्वस्थ थे। अस्वस्थ होने के बावजूद भी देश के बड़े नेता आ रहे हैं, उमा भारती से लेके कई कैबिनेट मंत्री आते थे। मैंने इतना बड़ा संपर्क इनका कैसे है, बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि एक छोटी बड़ी पोलाई में बैठने वाले व्यक्ति का संपर्क देश भर में कैसे हो सकता है। तो उस समय मन में ये लगता था कि कभी अपन भी ऐसा हो सकते हैं क्या। तो वो जो प्रेरणा मिली, उसके बाद हम संघ में वर्ग हुए, प्रशिक्षण हुए, लगातार कार्य करते रहे, और मुझे लगता है कि आज देश और दुनिया में आज जो भी हूँ उसके पीछे कहीं ना कहीं संगठन का योगदान है। और हम लोग तो यही सही कार्य तो करना ही पड़ता है, लेकिन काम के साथ एक प्लेटफॉर्म जो आप दिया है उसमें सबसे बड़ा योगदान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है। और हाँ, इसके बावजूद कहता हूँ कि सत्ता में कोई ना कोई त्रुटियाँ होती, फिर भी हम सत्ता के खिलाफ बोलने की ताकत रखते हैं। क्या बात है, यही खासियत है, यही संस्कार है संघ के शायद। और आप मेरे जीवन को जानते हैं, पिछले 10 वर्ष से तो आप जानते हो, मैंने अभी तक कोई चाह किसी प्रकार की नहीं रखी। ये जो सब हो रहा है ये दैवी कृपा है। मैं ईश्वर पे विश्वास और ईश्वर को साक्षी मान के मैं कर्म करता हूँ सिर्फ, और धीरे धीरे जो सफलताएं मिल रही इसका श्रेय स्वर्गीय माताजी पिताजी को भी जाता है, समाज को भी जाता है, मेरे इष्ट मित्रों को भी जाता है, और कहीं ना कहीं गुरुजनों को भी जाता है। ये इसका श्रेय सबको सामूहिक रूप से देना चाहता हूँ, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं। क्या बात है, माँ पीताम्बरा की धरती पर आप पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आप बहुत अच्छे से कविता पढ़े आज, आपको अग्रिम शुभकामनाएं हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया। हम 2-2, 5-5 मिनट का सबका इंटरव्यू कर रहे हैं। सर राजस्थान से हमारे बीच में हैं और ओज की कविता पढ़ते हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत। आप देखने में इतने सिंपल लगते हैं सर, और पढ़ते हैं ओज कैसे? ये सनातन जो है वो सहज ही है, इसे समझने वाला होना चाहिए। कविता चेहरे के हाव भाव से नहीं, मन से पढ़ी जाती है। बात है, मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मैंने आपको देखा तो है स्क्रीन पर, कई बार यूट्यूब पर मैं देखता हूँ, पर मैं आपका नाम भूल रहा हूँ। मेरा नाम राजेंद्र गौड़ है, कोटा के पास धुलेट कस्बे से आता हूँ और वीर रस की कविताएं लिखता हूँ। सनातन, भगवा, हिंदू, शहीद, ये मेरे प्रिय विषय हैं कविता के। आपकी कुछ फेवरेट पंक्तियाँ अगर हमारे दर्शकों तक पहुँच जाए? कुछ लोगों ने भगवे को गाली देने की आदत डाली है, कुछ लोगों ने तुष्टीकरण भरी सियासत पाली है, कुछ लोगों ने भगवे को भगवा आतंक बताया है, कुछ लोगों ने भगवे को जिहादी डंक बताया है। भगवा भगवा त्याग समर्पण है, भगवा शौर्य वीरता है, रग रग माटी में मिल जाए भगवा वही धीरता है। भगवा भगवा चंद सियासी भांडों का ढोलक चंग नहीं हो सकता है, दुनिया में भगवा आतंकी रंग नहीं हो सकता। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, मतलब क्या बात है। मैं राम भैया को सुनता हूँ, आप लोगों को मैं सुनता हूँ कविता में। सर ये जो लिखने की प्रेरणा है ये कहाँ से मिलती है, और आप कितने छोटे गांव से आकर के इस स्थान तक पहुँचे? ये प्रेरणा समाज से ही हमको मिलती है। समाज में जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं, चाहे धर्मांतरण है, सनातन पर विभिन्न प्रकार के आरोप प्रत्यारोप हैं, ऐसी परिस्थितियों के कारण ही हमें ये प्रेरणा मिलती है और उसी कारण हम लिख पाते हैं। क्या बात है सर, मतलब कई बार कवियों पर भी ये आरोप लगाया जाता है कि आजकल के जो कवि हैं
खास करके जो वीर रस के कवि हैं, वो सत्ता पक्ष में ज़्यादा उनका पलड़ा जो थोड़ा भारी रहता है। इस बात में आप कितना भरोसा रखते हैं? नहीं, कभी सत्ता पक्ष के साथ नहीं होता। मुझे अच्छी तरह मालूम है, जब पुरुषोत्तम दास से कहा गया कि चलो दिल्ली आइए, तो उन्होंने सीधा कहा कि संतन को का सीकरी से काम, आवत जात पनैया टूटे बिसर गयो हरि नाम। वो केवल सच्चाई लिखता है, और वर्तमान में जो सच्चाई के साथ है, वो वर्तमान में अभी विचारधारा हमारी सरकार खड़ी है, इसलिए हम उसके साथ हैं। जो सच्चाई के साथ होगा उसके साथ रहेंगे। जो सत्य है वो सत्य है। सत्य है, सत्य है। क्या बात है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, आपने 2 मिनट दिए हमको। कवियों से फ्री में बुलवाना बहुत बड़ा टास्क होता है, आज हमने बुलवा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने जैसा बोला कि आज कवियों का मेला है और गुरुजी हमारे बीच में हैं, और काफ़ी लोग इनको जानते होंगे, क्षेत्र में काफ़ी जाने माने गुरुजी हैं। श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करते हैं। सबसे पहले गुरुदेव, आप राजगढ़ की धरती पर, माँ पीताम्बरा की धरती पर आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि राजगढ़ हमारी भी धरती है। क्या बात है गुरुदेव, मेरा 2-3 सवाल रहेंगे जी आपसे। पहला सवाल आपसे यही है कि अभी जो कंपटीशन है, मैं बड़ा प्रैक्टिकल सवाल करता हूँ, मैं आपसे भी वही करूँगा, मेरा कोई वैसा नहीं, मेरे मन में जो आता है मैं पूछ लेता हूँ कि अभी जो कंपटीशन का ज़माना है, जो बाबाओं में कंपटीशन चल रहा है, खास करके जो कथाओं में कंपटीशन चल रहा है, क्या आपको लगता है कि इस कंपटीशन के ज़माने में जो नवयुवक है उनके लिए कोई जगह है? आदरणीय कृष्णपाल भैया, मैं एक बात से आपको आश्वस्त कर दूं कि चूंकि ना तो मैं बाबा हूं ना मैं संत हूं, मैं अपने नाम के आगे श्री माधव भक्त अश्विन नागर पंडित लिखता हूं, तो मैं एक शुद्ध ब्राह्मण बालक हूं। और नहीं, इसमें मैं टोक रहा हूँ आपको, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। इसमें मैं ये टोक रहा हूँ कि बड़े बड़े संत भी यही बोलते हैं, बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये बोलते हैं मैं संत नहीं हूँ, मैं कोई पंडित नहीं हूँ। जया किशोरी ये बोलती है कि हम कोई संत नहीं है, हम कोई पंडित नहीं है। तो आखिर में संत और पंडित और ये जो कथावाचक है, इनमें क्या फ़र्क है? इसमें सीधा सीधा फर्क ये है कि हम भगवान कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, और भगवान कृष्ण का मुख जो है उसे ब्राह्मण बताया गया है, तो हम ब्राह्मण हैं, शुद्ध ब्राह्मण हैं। चूंकि हम ना बाबा हैं, पुनः कह रहा हूँ, ना हम संत हैं। संत की परिभाषा होती है जो इन हाथ की हथौलियों पे पाले और खा ले। मैं तो भागवत कथा में दक्षिणा भी लेता हूँ, चढ़ोतरी आती है वो भी ले जाता हूँ, तो मैं तो ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, मेरी जीविका चलाने अपने मालवी भाषा में फेरा मांगने जाओ आप। हाँ, सीधी सीधी बात है नहीं, सीधी बात है, बराबर। फेरा मांगने की परंपरा, इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैं शर्म बराबर बराबर मैं मांगने की परंपरा कब से चली आ रही है आपका अनुसार? ये तो अनादिकाल की परंपरा है, जब ब्राह्मण भिक्षा के लिए निकलता था। आज हम मालवा में उसे फेरा बोलते हैं, और ये भिक्षा की प्रवृत्ति है। और चूंकि फिर भी यहाँ पर एक विषय अलग हो गया आपका, थोड़ा सा विषय ये अलग हुआ कि आज कि आपने कहा कॉम्पिटिटिव व्यवस्थाएं है ना, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि आज जो मांग रहा है वो ब्राह्मण नहीं है, आज जो मांग रहा है वो ब्राह्मण नहीं है, और जो नहीं मांग रहा है वो ब्राह्मण है। इसमें भी उलझन बढ़ गई है आजकल। नहीं, वो अपन तो डिटेल में बात करेंगे कभी, लेकिन भैया जी, हमारा फर्ज बनता है कि आपसे हम हर वो सवाल पूछे जो जनता के मन में। नहीं, मैं जनमानस के बीच में रहता हूँ। श्री माधव सेवा संस्थान के नाम से एक संगठन चलाता हूँ, और उसका कोई शुल्क नहीं है, बिना शुल्क का संगठन है मेरा। हम भी जुड़ेंगे उससे, और उसमें मेरा खाली आपसे मैं मौखिक एक रसीद कटवाऊंगा, और वो अभी आज इसी इंटरव्यू अभी करवा लो। आज मैं आपसे वो रसीद मांग रहा हूँ कि जहाँ भी शाम के समय मंदिर में आरती हो, आप 2 मिनट जाके खड़े हो जाना। खाली पंडित जी नहीं, वहाँ पे जनमानस खड़ा होगा, बिना तो समाज खतरे में नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बिना रसीद के खड़ा होता हूँ, आगे भी खड़ा होता रहूंगा। ये आपकी रसीद काट दी है। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 3 सजावत देश को, सती संत और सूर, 3 लजावत देश को, कपटी कायर और क्रूर। बनना चाहते हो तो सती संत और सूरवीर की तरह बनो, जो धर्म की रक्षा कर सके, क्रूरता की तरह। क्या बात है। जय श्री कृष्ण जी, जय श्री कृष्ण। मजा आया बात करके।